सभी को नमस्कार। सीजीएल 2025 की 16 सितंबर को जो तीनों शिफ्ट हुई थी, उनमें से कुछ 15 क्वेश्चन मैंने चूज किए जो मैं आपको करवा रहा हूँ। देखिए, 6 क्रमागत पूर्णांक और 5 क्रमागत पूर्णांक है। 6 पूर्णांकों का औसत 5 पूर्णांकों के औसत से 2 कम है। 5 पूर्णांकों का योग 6 पूर्णांकों के योग से 4 अधिक है। 6 पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए। क्यों ना मैं 6 पूर्णांकों का औसत x मान लूँ। क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 पूर्णांकों का औसत इससे 2 ज्यादा है, यानी 5 पूर्णांकों का औसत कितना है, x+2 है। जब 6 का औसत x है तो इन 6 का योग कितना हो जाएगा, 6x, और 5 का औसत x+2 है तो इनका योग कितना हो जाएगा, 5x+10। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो 5 का योग है ना, वो 6 के योग से 4 ज्यादा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5x+10 और 6x, इन दोनों का अंतर कितना है, 4। यहाँ -x हो गया, 10 इधर जाएगा तो -6 बन जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 6। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक टीवी सेट ₹19,650 नगद तथा ₹3100 नगद अग्रिम भुगतान और 3 बराबर वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि दुकानदार वार्षिक चक्रवृद्धि 10% की दर से ब्याज लेता है तो प्रत्येक किस्त की गणना करें। देखो, टीवी दो प्रकार से ले सकता है बंदा, या तो इसको कैश दे के ले या फिर 3100 का नगद भुगतान करे और फिर किस्त बंधवा ले। तो जब 19,650 में से 3100 वो डाउन पेमेंट दे देता है तो लोन कितने का हो रहा है, 16,550 का, इतने का लोन करवाएगा और इसकी किस्त बनेगी। तो किस्त निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लोन अमाउंट बराबर x बटे 1 + r बटा 100 की पावर 1 + x बटा 1 + r बटा 100 की पावर 2, ऐसे चलता जाता है। मतलब कि जितना समय होगा ना उतनी पावर ले लेनी है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखो लोन अमाउंट कितना है, 16,550। x की वैल्यू की, x क्या है यहाँ, किस्त है, x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x प्लस दर कितनी है, 10 है, 1 बटा 100 की पावर 1 हो गई, प्लस x बटे 1 + 10 बटा 100 की पावर 2 होगी, प्लस x बटे 1 + 10 बटा 100 की पावर 3 होगी, 16,550। यहाँ x में कॉमन ले लूं। अब देखो नीचे यहाँ क्या बन जाएगा, 110, 110 बटा 100 यानी 11 बटा 10। अब ये 11 बटा 10 ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, 10 बटे 11। तो यहाँ क्या लिख दूं मैं, 10 बटे 11 की पावर 1 प्लस 10 बटे 11 की पावर 2 प्लस 10 बटे 11 की पावर 3। अब देखो नीचे यहाँ 11 11 11 है। ये वैल्यू कब आ रही है, जब इस x में यानी इस किस्त में सब नीचे 11 का भाग चला जाए। अब देखो जब ये यहाँ किस्त की वैल्यू दे रखी है हमें, तो इनमें 11 का भाग जाना चाहिए, वो हमारा आंसर होगा। 11 का भाग निकालने का नियम क्या है कि जब कोई संख्या दे रखी है ना, उसके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो। तो इसमें देख लो, इसके विषम स्थान कौन से हैं, 5 और 6 11, 9 और 5 14, इनका अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 11 से नहीं भाग जाएगा। इसमें क्या है, 5 और 6 11, 7 5 12, 1 आ रहा है तो इसमें भाग नहीं जाएगा। इसमें क्या है, 5 6 11 और 11, इसमें क्या आ रहा है, 0, तो इसमें भाग जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। जब एक से ज्यादा में मान लो कि 2 ऑप्शन में 11 का भाग जा रहा हो तब तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आप इससे निकाल सकते हो, आपका टाइम बच जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक गैजेट को उसके अंकित मूल्य पर 15% छूट पर बेचा जाता है। इस बिक्री से उनके क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। यदि अर्जित लाभ ₹450 है तो गैजेट को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होता। क्यों ना मैं मान लो उस गैजेट का क्रय मूल्य ₹100 था, ठीक है। जब इस गैजेट पे मेरे को 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब मैं इसको कितने में बेच रहा हूँ, 120 में। और ये जो 20% का लाभ है वो वास्तविक में मेरे को कितना हो रहा है, ₹450 का, यानी एक बराबर क्या है, ₹22.5 के। यानी विक्रय मूल्य जो 120 है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 120 बराबर इससे गुणा कर दो तो 120 गुणा
22.5 बराबर कितना आएगा 2700। अब हमारे पास जब 15% इसने छूट दी ना, तो ये विक्रय मूल्य आ गया। अब हमें पहले वाला अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा, जब भी तो पता करेंगे कि इस पे 25% छूट और देते तो विक्रय मूल्य क्या होता। तो देखो, क्यों ना मैं पहले वाला अंकित मूल्य x मान लूं। इस x पे जब मैं 15% छूट देता हूं तो कितने में बेचता हूं इसको, x का 85/100। और ये जो हमारा विक्रय मूल्य आ गया ये कितना है 2700। यानी अंकित मूल्य की वैल्यू क्या आएगी 17×5 = 85, 20×5 = 100, 20 इधर चला जाएगा, कितना बन गया 54,000/17। ये हमारा अंकित मूल्य आ गया। अब इस अंकित मूल्य पे मैं अगर 25% की छूट और दे देता तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा, इस पे 25% की छूट दूंगा तो नया विक्रय मूल्य इसका गुणा 75/100। 25 × 75, 2500 को 100। जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो ये आएगा लगभग आपके 2382.35 के। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी से मदद मिलती है तो उसे कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो, ए तो काम कर रहा है 20 दिन में, बी 30 दिन में कर रहा है और सी 60 दिन में कर रहा है। कुल काम में कितना मान लूं, इनका एलसीएम कितना है, इनका एलसीएम 60 और इनकी कार्य क्षमता आ जाएगी। अब ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई 3, बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी 30 दूनी 60 और सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 1। अब देखो टोटल काम हमें कितने करने हैं 60। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए को हर तीसरे दिन बी और सी से मदद मिलती है। इसका मतलब ए 2 दिन अकेला काम करता है, यानी कि 2 दिन ए काम कर रहा है तो 2 दिन में कितना काम कर देगा, एक दिन में ये 3 काम कर देता है, 2 दिन में 6 काम कर देगा। बाकी तीसरे दिन जो है ना, तीसरे दिन बी और सी भी इसके साथ लग जाते हैं, यानी इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी है 6। यानी ये तीनों उस एक दिन में कितने काम कर देंगे 6 काम। अब देखो 2 और 1 3 दिन में ये कितना काम कर रहे हैं 12 काम। जब 12 काम ये 3 दिन में कर रहे हैं तो 60 काम कितने दिन में कर देंगे 15 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। नंबर 5 देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति ने 3 अलग अलग योजनाओं PQR में क्रमशः 7% प्रतिवर्ष, 9% प्रतिवर्ष और 11% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दरों पर कुछ राशि का निवेश किया। यदि एक वर्ष में अर्जित कुल ब्याज रुपये 2520 था और योजना आर में निवेश की गई राशि योजना पी में निवेश की गई राशि का 250% और योजना क्यू में निवेश की गई राशि का 300% थी, तो योजना पी में निवेश की गई राशि क्या थी, ये हमें बतानी है। एक व्यक्ति 3 योजनाओं में पैसे लगा रहा है, पी, क्यू और आर में। क्यों ना मैं ये मान लूँ वो व्यक्ति योजना पी में x रुपये लगा रहा है और योजना क्यू में y रुपये लगा रहा है। क्वेश्चन में अगला क्या कह रहा है कि जो योजना आर में निवेश की गई राशि है ना, वो पी में निवेश की गई राशि का 250% है, यानी इसका 250% कितना हो जाएगा 2.5 गुना इसका। यानी इसमें आर में कितने पैसे लगा रहा है वो 2.5x। अब देखो अगला ये भी कह रहा है हमें कि ये जो आर में निवेश की गई राशि है ना, वो क्यू में निवेश की गई राशि का 300% है, यानी वो इस राशि का 300% इसमें लगा रहा है। यानी इसका 300% कितना हो गया, इसका 3 गुना, यानी 3y रुपये इसकी वैल्यू है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, यानी 2.5x किसके बराबर है 3y के। y की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, y की वैल्यू क्या आएगी 2.5x/3। अब मैं यहां y की जगह 2.5x/3 लिख सकता हूं। योजना P में तो वो x रुपये लगा रहा है, इसमें 2.5x/3 लगा रहा है और इसमें 2.5x लगा रहा है। अब देखो इसमें जब 7% के हिसाब से लगाएगा तो इसका ब्याज कितना होगा x का 7/100 और इसका ब्याज कितना होगा इसका 9/100 और इसको कितने % ब्याज पे दे रहा वो 11% पे, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा इसका गुणा 11/100। इन तीनों ब्याज को जोड़ू मैं
इन तीनों ब्याज को जोड़ो तो इनकी वैल्यू कितनी है, 2520 के बराबर। अब देखो ये 3 थी 9, नीचे 100 बच गया, 100 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बच गया 7x प्लस 7.5x प्लस 11 दूनी 22, और इसमें 0.5 में करेंगे तो 5.5 ही हो गया, 5.5 और 22 कितना होगा 27.5x बराबर किसके 2520 के। ये 100 इधर चला जाएगा तो इधर क्या बन जाएगा 25,200, और इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 7x और 7.5x और 27.5x को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आएगी 42x की। 42x बराबर 2520 गुणा 100, इसका भाग 2520 में कितनी बार जाता है 60 बार। x की वैल्यू कितनी आएगी 6000। योजना पी में कितनी राशि हमने इन्वेस्ट की थी x की वैल्यू कितनी आ गई 6000, तो 6000 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एक नए एप्लीकेशन के लिए लाइसेंस को 20% छूट पर एक पुनर्विक्रेता को बेचता है। छूट वाली कीमत में 15% की स्थापना और समर्थन शुल्क जोड़ा जाता है। फिर पुनर्विक्रेता लाइसेंस को रुपये 7800 अधिक में बेचता है, जिससे उसे 25% का लाभ होता है। डेवलपर द्वारा सॉफ्टवेयर लाइसेंस का मूल अंकित मूल्य निर्धारित करें। देखो क्वेश्चन में एक बात तो साफ साफ दे रखी है कि जो पुनर्विक्रेता है वो लाइसेंस को 7800 रुपये अधिक में बेचता है तो उसको 25% का लाभ होता है। यानी 25% किसके बराबर है 7800 के। जब वो 7800 अधिक में बेचेगा तभी तो 25% का लाभ कमाएगा। क्यों ना मैं ये मान लूं कि वो जो पुनर्विक्रेता था वो डेवलपर से 100 रुपये में उस लाइसेंस को खरीद रहा था, ठीक है, और 100 रुपये में जब लाइसेंस को खरीद रहा था तो 25% लाभ कमाएगा, तो इसको कितने में बेचेगा 125 में। यानी कि 25% लाभ किसके बराबर है 7800 के। जब 25 बराबर 7800 है तो 1 बराबर कितना आएगा 312। तो इस पुनर्विक्रेता ने इस चीज को कितने में खरीदा था 100 रुपये में खरीदा था, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 31,200 रुपये। अब देखो क्यों ना मैं मान लूं कि वो जो डेवलपर था उसने इसका अंकित मूल्य x रखा था, इस x पे वो 20% की छूट दे रहा था, यानी कितने में बेच रहा था x का 80/100, और क्या कह रहा है इस पे 15% का शुल्क ले रहा है वो स्थापना और समर्थन का, तो यानी इसको कितने में बेचेगा इसका गुणा 115/100। ये जो विक्रय मूल्य है ये किसके बराबर है जो पुनर्विक्रेता इस पे खरीद रहा है बराबर 31,200 के। जब इसको सोल्व करेंगे 20 चौक 80, 20 पंजो 100, 23 पंजो 115, ये 100 इधर चला जाएगा और 23 और ये 25 हो गया, और कट गया ये 25 हो गया। अब देखो x की वैल्यू क्या आएगी 31,200 गुणा 25/23। जब आप इसको सोल्व करे हुए तो आएगा ये कितना 33,913.04 के। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं AD और BEG पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि माध्यिका AD की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो AG की लंबाई क्या है मैं बतानी है। देखो एक त्रिभुज दे रखा हमें, ये क्या है त्रिभुज AB और C, इसमें माध्यिकाएं दे रखी है AD और BE। ये माध्यिका मैं दे दूं इसकी AD और BE। ये कहां प्रतिच्छेद कर रही है G पे प्रतिच्छेद कर रही है। यदि माध्यिका AD की लंबाई हमें कितनी दे रखी है 12 है तो AG की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। इस AG की लंबाई हमें ज्ञात करनी है AG की। अब देखो किसी त्रिभुज में माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वो उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है, ठीक है। और केंद्रक का यह गुणधर्म होता है कि वह उस त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका को शीर्ष से आधार की ओर 2:1 में विभाजित करता है। यानी ये जो केंद्रक है इस त्रिभुज का वो इस माध्यिका को शीर्ष से आधार की ओर
2:1 में विभाजित करता है। ये प्रत्येक माध्यिका के लिए है, ये इसको भी 2:1 में विभाजित करेगा, और अगर मैं ये माध्यिका और खींच दूं तो इसको भी 2:1 में विभाजित करेगा। यानी कि एजी और एजी अनुपात जीडी क्या है, 2:1 है। और अनुपातों की दुनिया में एडी की पूरी लंबाई कितनी है, एजी प्लस जीडी, यानी एजी की लंबाई अनुपातों की दुनिया में कितनी है, 3 है। और वास्तविक रूप में हमें ये कितनी दे रखी है, 12, यानी 1 बराबर किसके है, 4 के। और एजी की लंबाई कितनी है, 2 है। जब 1 बराबर 4 के है तो एजी की लंबाई कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज एबीसी 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वर्त के अंतर्गत अंकित है। शीर्ष बी से कर्ण एसी तक एक शीर्ष लंब बीडी खींचा गया है। यदि भुजा एबी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो वर्तखंड एडी की लंबाई क्या है, हमें बतानी है। एक वर्त दे रखा है हमें, इसका व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और इस वर्त के अंदर एक समकोण त्रिभुज अंकित है। देखो कोई भी वर्त है, इसके अंदर अगर एक समकोण त्रिभुज अंकित होगा ना, तो इस वर्त का जो व्यास है वो हमेशा उस समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है। तो इसके अंदर मैं एक समकोण त्रिभुज बना दूं। देखो ये मैंने इसके अंदर समकोण त्रिभुज बना दिया, इसका मैं नाम दे दिया ए बी और सी। अब इस समकोण त्रिभुज के शीर्ष बी से एसी पर एक लंब डाला गया है जिसका नाम दे रखा है बीडी। क्वेश्चन में हमें एबी की लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर और एडी की लंबाई पूछी है। इस एडी की लंबाई हमें बतानी है। देखो ये शीर्ष बी से मैं इस एसी पर लंब डालूंगा तो ये कोण भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये भी क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये भी समकोण त्रिभुज था, तो ये दोनों आपस में समरूप हो गए। समरूप मतलब एक जैसे दिखने वाले। और देखो समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म क्या होते हैं कि जो समरूप त्रिभुजों की जो दो संगत भुजाओं का अनुपात है वो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि इसका मान लो ये आधार एडी है और इसका कर्ण क्या है, एबी है, और बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण क्या है, एसी है, और इसका आधार क्या है, एबी है। तो इनका अनुपात बराबर होगा। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं कि छोटे वाले त्रिभुज का आधार एडी बटा इसका कर्ण एबी किसके बराबर है, इसके आधार बड़े वाले त्रिभुज के आधार एबी बटा इसके कर्ण एसी, इनके अनुपात के बराबर है। तो मैं एडी को क्या लिख सकता हूं, एबी का स्क्वायर बटा एसी। एबी हमें 6 दे रखी है तो 6 का स्क्वायर यहाँ कितना आएगा, 36, और एसी हमें कितनी दे रखी है, 10। तो एडी की लंबाई कितनी आ गई, 3.6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। नंबर 9 देखिए, एक वृत्त की जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। परिधि पर स्थित एक बिंदु पर जीवा द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है, हमें बतानी है। एक वृत्त दे रखा है और इसके अंदर एक जीवा है, इसका मैं नाम दे दूं ए बी। इस जीवा द्वारा परिधि पे बनाया गया कोण 30 डिग्री है। ये जीवा परिधि पे कोण बना रही है 30 डिग्री का, और हमें जीवा की लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इस वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी बतानी है कितनी है। देखो वृत्त में जो परिमेय होती है हमें पता है कि इस जीवा द्वारा परिधि पे जो बनाया गया कोण है ना, वो इसी जीवा द्वारा केंद्र पे बनाए गए कोण का आधा होता है। यानी ये जो जीवा है वो केंद्र पे कितना कोण बनाएगी, 60 डिग्री का। इस केंद्र को मैं नाम दे दूं ओ, ठीक है। और यहां मैं सी लिख देता हूं, ये एक त्रिभुज हो गया, और यहां मैंने ओ लिख दिया। अब देखो इस केंद्र से यहां तक की जो मैंने लाइन खींची है वृत्त की त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अब हमें पता है कि किसी त्रिभुज की दो संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि ये कोण भी और ये कोण दोनों बराबर होंगे। यानी कि त्रिभुज में हमें पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी ये कोण x है तो ये भी कोण x होगा, बराबर किसके होगा, 180 डिग्री।
दो अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई 120, यानी ये कोण क्या होगा 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। जब इसमें इस त्रिभुज में जब तीनों कोण 60-60 डिग्री हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक समबाहु त्रिभुज है। यानी इस जीवा की लंबाई जो 12 सेंटीमीटर है ना, वही इस वर्त की त्रिज्या की लंबाई भी 12 सेंटीमीटर होगी, यानी आर की वैल्यू भी क्या है 12 है। अब हमें निकालनी है इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है, ये कितनी है, तो हमें ये बताना है। इसका मैं नाम दे दूं OM। अब हमें पता है कि वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में बांटता है, और जो दो भागों में बांटता है वो दोनों भाग बराबर होते हैं, यानी ये इसको दो भागों में बांटेगा, तो ये AM की लंबाई भी 6 हो गई और MB की लंबाई भी 6 हो गई, और ये समकोण हो गया। समझ रहे हो? देखो अब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ कर्ण क्या है 12, यानी 12 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 6, 6 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है OM। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है OM का स्क्वायर। देखो 144 बराबर 36 प्लस OM का स्क्वायर, तो OM का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 108। OM की वैल्यू क्या आएगी √108। √108 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, √36 गुणा 3, 36 थी 108 होता है। 36 का रूट को बाहर में निकालूंगा तो क्या आ जाएगा बाहर 6, और 6√3 हमारा आंसर हो गया। ये लंबाई आ गई कितनी 6√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। नंबर 10 देखिए, दो वर्ग जिनकी त्रिज्याएं R1 और R2 हैं एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। यदि उनकी सीधी सामान्य स्पर्श रेखा की लंबाई t है तो t R1 और R2 के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है, ये हमें बताना है। देखो दो वर्ग दे रखे हैं और ये एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ऐसे वर्ग हैं। इनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं R1 और R2, ये इनकी त्रिज्याएं R1 R2। अब देखो हमें क्या निकालना है, जो इनकी सीधी सामान्य स्पर्श रेखा है ना, इसकी लंबाई निकालनी है। तो इनकी सामान्य सीधी स्पर्श रेखा कौन सी होगी, ये होगी। इसकी लंबाई t हमें निकालनी है। तो देखो सामान्य सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने का क्या सूत्र होता है, L स्क्वायर बराबर D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यहाँ L क्या लिख दिया t लिख दिया, यानी t स्क्वायर बराबर क्या होगा D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब देखो इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी D कितनी है, इन दोनों की त्रिज्याओं को जोड़ दो R1 प्लस R2। इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है हमारे पास R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 यहाँ D की जगह रख दूं तो t स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 माइनस इसका स्क्वायर खोल लो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2। अब देखो जब ये माइनस से ये जब कोष्टक से बाहर आएगा तो माइनस से गुणा हो जाएगा, यानी ये माइनस में हो जाएंगे, और यहाँ ये प्लस में है तो ये आपस में कट गए, और ये माइनस का ये 12 के प्लस का हो जाएगा, यानी यहाँ क्या आ गया 4R1 R2। t स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4R1 R2। t की वैल्यू क्या आएगी √4R1 R2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2√R1 इंटू R2। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक तल में 3 अव्यापनशील अस्पर्शी वृत्त खींचे गए हैं, उन पर खींची जा सकने वाली अधिकतम स्पष्ट उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है, ये हमें बतानी है। एक तल में 3 वृत्त दे रखे हैं जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। मैं यहाँ 3 वृत्त बना लूं, अब इन तीनों पे अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो इन दो वृत्त पे ऐसे और ऐसे दो तो स्पर्श रेखा ये हो गई, और दो स्पर्श रेखा ऐसे हो गई। ये इन दोनों पे मैं 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकता हूं। ऐसे ही इस वृत्त और इस वृत्त पे 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये हो गई,
और 2 ये हो गई, यानी 4 इस पे हो गई, 4 और 4 8। ऐसे ही इन 2 पे खींच सकता हूँ, एक ये और एक ये और एक ऐसे, यानी टोटल कितनी स्पर्श रेखा हो गई? अधिकतम 12। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक वृत्त में जीवा ए बी और जीवा सी डी बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि ए ई अनुपात ई बी बराबर 2:3 और सी ई अनुपात ई डी बराबर 5:2 है। यदि ए बी बराबर एक्स और सी डी बराबर वाई है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये मैं बताने, देखो एक वृत्त दे दिया, इस वृत्त में ए बी और जो सी डी जीवा है ना दो, ये बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। इस वृत्त में मैं एक जीवा मान लूं ए बी और दूसरी जीवा है सी डी। ये जो जीवा है ना आपस में प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु ई पर, ये जीवा सी डी होगी। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी क्या है? एक्स। ए बी की लंबाई हमें दे रखी है एक्स और सी डी की कितनी दे रखी है? वाई। और ए ई अनुपात ई बी क्या दे रखा है हमें? 2:3 और सीई अनुपात ई डी क्या दे रखा है? 5:2। जब हमें अनुपातों की दुनिया में ए और ई बी का अनुपात 2:3 दे रखा है, यानी ए और ई बी का अनुपात 2:3 दे रखा है, इसका मतलब अनुपातों की दुनिया में इसकी पूरी लंबाई क्या है? 3 और 2 5। और ये 5 किसके बराबर है? एक्स के बराबर। इन दोनों की लंबाई, इसकी लंबाई मेरे को एक्स दे रखी है, तो एक की वैल्यू क्या आएगी? x/5। यानी इस 2 की वैल्यू क्या है? 2x/5। यानी ए की लंबाई क्या है? 2x/5 और ई बी की लंबाई क्या है? 3x/5। इसी तरह से इसकी कुल लंबाई 7 है और 7 बराबर हमें क्या दे रखा है? y। तो 1 बराबर क्या हो गई? y/7। यानी सीई की लंबाई कितनी हो गई? 5y/7 और ईडी की लंबाई कितनी हो गई? 2y/7। अब प्रतिच्छेदी जीवाओं के प्रमेय के अनुसार हमें पता है कि एक वृत्त में अगर 2 जीवाएं प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो इन जीवाओं के जो खंडों का गुणनफल है वो आपस में बराबर होते हैं। यानी कि इस जीवा के जो खंडों का गुणनफल है वो इस वाली जीवा के खंडों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी मैं क्या लिख सकता हूं कि ए ई गुणा ई बी किसके बराबर होगा? सी ई गुणा ई डी के। अब ए ई की वैल्यू हमें पता है क्या है? 2x/5 गुणा ई बी की वैल्यू क्या है? ई बी की वैल्यू 3x/5 किसके बराबर है? सी की वैल्यू क्या है? 5y/7 और 2y/7। तो यहां क्या आ जाएगा? 6x² किसके बराबर है? 10y² के। तो अब x² मैं क्या ले सकता हूं? 25 गुणा 10/49 इंटू 6। जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो x²/y² हमारे पास आ जाएगा 125/147। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, एक वृत्त एक त्रिभुज के चारों ओर परिबद्ध है। यदि त्रिभुज का एक कोण 120 डिग्री है और परिबद्ध वृत्त की त्रिज्या r है, तो 120 डिग्री कोण के सम्मुख भुजा की लंबाई क्या है? हमें बतानी है। एक वृत्त है, एक त्रिभुज के चारों ओर परिबद्ध है। ये एक त्रिभुज है, इसके चारों ओर परिबद्ध एक वृत्त दे रखा है। इसमें इस त्रिभुज में एक कोण दे रखा है 120 डिग्री और इस वृत्त की त्रिज्या दे रखी है हमें r। और इस 120 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा हमें बतानी है। यह त्रिभुज में मान लेता हूं ए बी सी है और ये जो इसके सामने वाली भुजा है ये हमें बतानी है इसकी लंबाई कितनी है। जब एक त्रिभुज के चारों ओर एक वृत्त परिबद्ध होता है तो एक नियम होता है जिसको साइन रूल बोलते हैं। साइन रूल क्या होता है कि a/sin a बराबर b/sin b बराबर c/d
साइन सी बराबर होता है 2r के, जहां ए बी और सी क्या है, ये है त्रिभुज के कोण, और ए बी और सी क्या है, सम्मुख भुजा की लंबाई। और आर क्या है, जो परिबद्ध वर्त है ना उसकी त्रिज्या। तो हमारे पास ए, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये सम्मुख भुजा है ए, इसकी वैल्यू निकालनी है, ए बटा साइन ए किसके बराबर है, 2r के। ए की वैल्यू हमें निकालनी है, साइन ए की वैल्यू कितनी है, ए कितना दे रखा, कोण कितना दे रखा हमें 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री बराबर है 2r के। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2r साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 2r साइन 180 माइनस 60 डिग्री, और साइन 180 माइनस 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, साइन 60, यानी 2r साइन 60 डिग्री। 2r साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस सम्मुख भुजा ए की लंबाई कितनी आ जाएगी, r√3। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, त्रिभुज एबीसी में केंद्रक जी से होकर भुजा बीसी के समांतर एक रेखाखंड डी खींचा गया है। डी एबी पर और ई एसी पर स्थित है। छोटे त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल का समलंब चतुर्भुज डीईसीबी के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है, ये हमें बताना। एक त्रिभुज दे दिया हमें ए बी और सी, इस एबीसी में केंद्रक जी से होकर भुजा बीसी के समांतर एक रेखाखंड खींचा गया है। इसका केंद्रक जी है। त्रिभुज की माध्यिका, जो तीनों माध्यिकाएं जहां मिलती है ना उसको केंद्रक बोलते हैं। इसका केंद्रक यहाँ ले लिया मैंने जी, और इस केंद्रक से गुजरती हुई एक रेखाखंड है जो बीसी के समांतर है। इस डी इसका नाम है, डी तो है ए बी पर और ई ए सी पर स्थित है। यह बताना है कि इस छोटे वाले त्रिभुज ए डी ई का समलंब चतुर्भुज बी, समलंब चतुर्भुज डीईसीबी से कितना अनुपात है, डीईसीबी से अनुपात बताना हमें क्या है। देखो, अगर मैं इस शीर्ष ए से एक माध्यिका खींचूं तो ये केंद्रक से होके जा रही है, और केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। 2:1 कैसे, शीर्ष से आधार की ओर 2:1 में विभाजित करता है, यानी इसकी लंबाई 2 है ना, तो इसकी लंबाई 1 है। और यहां मैं ओ लिख देता हूं, ठीक है। तो एओ की लंबाई कितनी हो गई हमारे पास, 3 हो गई। अब देखो, ये जो त्रिभुज है हमारे पास ए जी और डी, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज जब समरूप होंगे तो इन दोनों त्रिभुजों का एरिया का जो अनुपात होगा वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। इनकी संगत भुजाएं क्या है, देखो ए जी और एओ, ये संगत भुजा होगी, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए जी डी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी क्या होगा, ए जी बटा ए ओ के स्क्वायर के बराबर होगा। और ए जी हमारे पास क्या है, 2 है, और ए ओ की वैल्यू क्या है, 3 है, यानी 2/3 के स्क्वायर के बराबर हो गया। यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए जी डी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी किसके बराबर है, 4/9 के। अब देखो, क्यों ना मैं ये मान लो कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए जी डी 4 ही है और इसका एरिया 9 है, यानी जब ए जी डी का एरिया 4 है तो इसका भी एरिया 4 ही होगा। और इस जो बड़े वाले त्रिभुज का ए ओ बी का एरिया 9 है तो इसका भी एरिया 9 होगा, यानी कि इस पूरे त्रिभुज ए बी सी का एरिया कितना होगा, जब इसका एरिया 9 है और इसका एरिया 9 है तो त्रिभुज ए बी सी का एरिया कितना होगा, 18, और इसका एरिया 4 है, इसका 4 है, तो त्रिभुज ए डी ई का एरिया कितना होगा,
ए डी ई का एरिया कितना होगा हमारे पास 8। जब इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से मैं छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो समलंब चतुर्भुज डी ई सी बी का एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो डी ई सी बी का एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, ये ए डी ई और डी ई सी बी के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। इसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया कितना है 8 है, और इसका निकाल लिया कितना है 10 है। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा 4:5। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, 9 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वर्ग के केंद्र 17 सेंटीमीटर दूर है। आंतरिक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है ये हमें बतानी है। देखो त्रिज्या R1 क्या दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर और R2 क्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी D कितनी दे रखी है 17 सेंटीमीटर। आंतरिक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। आंतरिक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई हो या फिर अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है T² बराबर D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। जहां T तो है स्पर्श रेखा की लंबाई और D केंद्रों के बीच की दूरी और ये वर्ग की त्रिज्या होगी, यानी कि T² बराबर क्या आ गया 17 का स्क्वायर। R1 और R2 की वैल्यू क्या है 9 और 5, 9 और 5 14 का स्क्वायर। T² की वैल्यू क्या आएगी 289 माइनस 196, तो T² की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 93, यानी उस स्पर्श रेखा की लंबाई हमारे पास क्या आ गई √93 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारे 15 कुछ सवाल थे जो कि पूरे हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।